नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से वर्चुअली संवाद किया है। मीडिया से बातचीत में मंत्री सिलावट ने बताया कि इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की लागत से इकाई स्थापित कर पराली से जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। ऐसे 400 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो देखिए, साफ तौर से 150 करोड़ की लागत से बायोगैस का जो निर्माण, एक प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जल मंत्री को लेकर के यह बड़ी बात कही है। और साफ तौर पर यह जो कार्यक्रम रहा है, जल मंत्री से संवाद किया गया है और इसमें बताया गया है कि कैसे 400 से अधिक लोगों को इससे रोजगार मिलने वाला है। ये प्रदेश के लिए बेहतर स्थिति को बनाता हुआ अपने आप में जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण किया जाने वाला इकाई स्थापित की जाएगी। तकरीबन 150 करोड़ की लागत से ये बनाई जाएगी रिलायंस ग्रुप द्वारा। मीडिया से बातचीत में मंत्री सिलावट ने बताया कि इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की लागत से इकाई स्थापित कर पराली से जैविक खाद और बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। इससे 400 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी और खुश करने वाली पहल है। पराली को लेकर राजधानी दिल्ली में हमेशा बवाल आपने सुना होगा, जब जब पॉल्यूशन बढ़ता है पराली पर ही ठीकरा फोड़ा जाता है, और ऐसे में ये प्लांट लगना बेहद अच्छा कदम। शुभकामनाएं। माननीय मंत्री तुलसी सिलावट जी बैठे हैं यहाँ पे। आपने महाकाल की नगरी में जो संकल्प लिया है, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यहाँ रिलायंस ग्रुप द्वारा 150 करोड़ की जो पराली होती है हमारे खेतों में, उससे जैविक खाद और बायोगैस बनेगी और कम से कम सैकड़ों की संख्या में रोजगार मिलेगा। इसलिए मैं पूरी सांवेर विधानसभा की ओर से, डकाचा की ओर से ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार मानता हूं। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी भैया। ये इंदौर जिले के सांवेर में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यक्रम था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। बात करें भिंड दंतिया लोकसभा की, तो यहां से सांसद संध्या राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एमपी की सभी 29 सीटें जीतने जा रहे हैं। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाया भी जाएगा। रपटा भी है, बड़ी रोडें भी हैं, अनेक करोड़ों का काम भी है, लाखों का काम भी है। जैसा कार्य की आवश्यकता अनुसार उस राशि का वहां आवंटन किया गया है। बहुत सारा बंडल है। प्रत्येक जो कि 2 मिनट में ही बोलना पड़े तो फटाफट मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल यानी 2 मार्च को प्रवेश करेगी। एमपी में राहुल 5 दिन रहने वाले हैं। धौलपुर राजस्थान से यात्रा मुरैना में एंट्री लेगी। मुरैना से शुरू होकर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन होते हुए रतलाम के बाद राजस्थान में फिर से प्रवेश करेगी। इन 5 दिनों में राहुल गांधी शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, शाजापुर और उज्जैन में रोड शो भी करते नजर आएंगे। राजगढ़ और मुरैना में राहुल गांधी नुक्कड़ सभा को संबोधित भी करेंगे। मुरैना में कांग्रेस सांसद की आम सभा भी ऐसे मौके पर होनी है। सबसे खास यह है कि राहुल गांधी करीब 2 साल बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 29 नवंबर 2022 को राहुल ने महाकाल के दर्शन किए थे। 2 मार्च को दोपहर 1:30 बजे न्याय यात्रा मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश करेगी। तो वहीं दोपहर 2 बजे पिपरई में देवपुरी बाबार के पास जेबी ढाबे से होते हुए आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के विरोध में भाजपा साफ तौर पर उतर आई है। आज संदेशखाली घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए हैं और इसी कड़ी में ग्वालियर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर साफ इसका विरोध प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप भी इस मौके पर लगाए हैं और ये प्रदर्शन भी किया गया है। उससे आज सबको अवगत करा रहे हैं साथियों। उसी तारतम्य में आज ग्वालियर में भी हम सब पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में जो दुखद घटना घटित हुई और शाहजहां शेख ने जिस तरह से अपराध किए, मर्डर किए, और सरकार का उसको हमेशा शेल्टर मिला,
हम ये मांग करने के लिए बैठे हुए हैं, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, उसको दंड मिले। अभी गिरफ्तारी भले ही कर ली गई है, पर उसके जो मर्डर करें उसको जेल की शिक्षा के पीछे वो हमेशा बना रहे, और उस सरकार जिसने उसको शेल्टर दिया है उस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। ममता बनर्जी खुद महिला होते हुए उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार जिस तरह से देखे, तो वो मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। धरना चलेगा जी, 12 बजे से 2 बजे तक का धरना है। बड़े भाई आदरणीय रामेश्वर लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में किसका जादू चलेगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा ने गठबंधन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी के खाते में 28 सीटें आई थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट यानी छिंदवाड़ा पर ही जीत मिली थी। इस बार खास बात यह है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में खराब हुए गठबंधन से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने का फैसला किया है। बाकी 28 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में ही सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के संभावित ये बड़े चेहरों की है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और ऐसे में भोपाल से नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना संभावित है। इन संभावितों की लिस्ट है जो खजुराहो से वीडी शर्मा, तो ये वो नाम है जो लोकसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर इनके नाम की दावेदारी हो सकती है। देवास से महेंद्र सोलंकी, विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे चल रहा है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के संभावित ये बड़े चेहरे, गुना से जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वहीं भोपाल से नरोत्तम मिश्रा का नाम अभी इस लिस्ट में आगे चल रहा है। खजुराहो से वीडी शर्मा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो यानी ये वो बड़ी हॉट सीट्स है जहां पर बड़े चेहरे, जो जानकारी निकलकर सूत्रों के हवाले से आ रही है, इन्हें इस बार जगह मिल सकती है, या यूँ कहें इनके नाम को लेकर के हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले बीजेपी अपनी संभावित जो लिस्ट आने वाली है उसमें ये संभावित नाम है। बीजेपी की जो लिस्ट आएगी उसमें संभावित नाम और संभावित उनकी जगह जहां से वो लड़ते नजर आएंगे। बीजेपी बहुत जल्द मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। ऐसे में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं के साथ दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लगभग 50% तक वो जो चेहरे हैं वो नए हो सकते हैं, यानी कि नए उम्मीदवारों को बीजेपी मौका दे सकती है। देखने को मिलता है राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, तमाम जगहों पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता थे, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। तो ऐसे में भोपाल समेत लगभग 15 सीटों पर जो नए चेहरे हैं उनकी घोषणा करने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी क्या एक बार फिर से चौंकाने वाले नाम सामने लाती है या नहीं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़, भोपाल। खबर रतलाम से है, जहां एकमात्र निर्दलीय सालाना विधायक कमलेश्वर डोडियार इन दिनों विवादों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां विधायक का दवा विक्रेता से रुपए मांगने का मामला सामने आया है। साथ ही इस पूरे मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर निर्दलीय विधायक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर बड़वानी से है, जहां मातृशक्ति अखंड दीप श्रद्धा सर्वधन यात्रा का जिला मुख्यालय पर शुभारंभ हुआ है। वहीं केंद्रीय जेल अधीक्षक शिफाली तिवारी के हाथों कलश दीपक देव पूजन के बाद हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना इस मौके पर किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बड़वानी की है, जहां की ये तस्वीरें हैं। मातृशक्ति अखंड दीप श्रद्धा सर्वधन यात्रा महेंद्र भावसार, जिला समन्वयक, गायत्री परिवार, जिला बड़वानी। आज रथ यात्रा निकाली जा रही है, किस प्लस पे निकाली जा रही है, कहाँ पर निकाली जाएगी? ये रथ यात्रा जन्म शताब्दी श्रद्धा संवर्धन यात्रा है। हमारे
गुरुदेव और वंदनीय माता जी जो है गायत्री परिवार के प्रमुख, वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी 2026 में, और जो अध्यात्म अखंड दीपक जला है वो भी 2026 में उसका 100 वर्ष पूरा होगा। इसी 100 वर्ष के उपलक्ष्य में अखंड दीप श्रद्धा संवर्धन यात्रा पूरे जिले में निकाली जा रही। पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा निकली है और इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जन जागृति अभियान, व्यसन मुक्त समाज हो। खबर शिवनी से है, जहां सचिव और सहायक सचिव ने मूलभूत सुविधाओं से भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आपको बता दें कि शमशान घाट निर्माण कार्य के लिए पैसा निकाला गया था, जिसके बाद सालों बीत गए, लेकिन अब तक निर्माण कार्य नहीं शुरू हो चुका और ना ही पूरा हो पाया है। समस्या ये है कि निर्मल नीर में चल रहा है, भुगतान अभी समय पे होना चाहिए। अच्छा, कब से रुका है? अभी जो हो गया 3-4 हफ्ते। 2-3-4 हफ्ते से नहीं हुआ भुगतान। और कोई समस्या? कुछ नहीं। ये शमशान घाट अधूरे क्यों पड़े हैं, नीचे को फाउंडेशन क्यों बन के? कब से डला है ऐसा शमशान घाट? जो 1 साल से है। 1 साल से हो गया। और इसकी पेमेंट निकल चुकी है? पेमेंट को जानकारी नहीं मिल रही है। हाँ, अच्छा ठीक। मगर अधूरा डला है? अधूरा डाला, जो 61 पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो काम। जी, अच्छा ठीक है। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है और मैं इसकी इंक्वायरी कराने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकूंगा। सर, सहायक सचिव के पास उस समय प्रभार था, सचिव जो भी है, अब जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे तभी आपको इससे अवगत कराया जा सकता है। जी सर, धन्यवाद। कब से 10 साल 12 साल बाउंड्री वाल हो गए, ऐसा कैसे प्रगति नहीं है? और ऑनलाइन शो हो रहा है, इसकी मतलब जो राशि है वो निकल चुकी है। आप सत्य बताएं, ये राशि निकल चुकी है या फिर नहीं निकली है? अभी शमशान घाट की बात है तो शमशान घाट से अभी तो राशि नहीं निकली है। कितनी रह गई? अभी उसमें जो ऊपर रहता है टीन सेट, उसके लिए राशि रहेगी। बस नीचे की जो फर्श नहीं बनी उसका पैसा निकल गया? उसका हो गया। वो शमशान घाट का जो नीचे बेस है वो तो बन गया। और बाउंड्री वाल की? बाउंड्री वाल की लगभग मेरे को लगता है पूरी राशि निकल चुकी। नहीं, ग्राम पंचायत में तो समस्या नहीं हो रही है और हो भी रही है। ऐसी कई मुसीबत है कि जो समस्या भी हो रही हैं और जो कर्मचारी से भी दिक्कत आ रही है। कौन कर्मचारी परेशान कर रहा है? परेशान तो नहीं करते, ये कह देते कि आज नहीं कल आना बोल देते हैं, तो कहाँ पे? दूसरे दिन हो जाता है काम। अच्छा। जैसे सीओ के पास गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार युवाओं को हर संभल मदद करने के लिए तैयार है। आज देश के युवा स्टार्टअप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आर्थिक मदद देने के लिए भी तत्पर नजर आती है। राजधानी भोपाल में LNCT यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने हेल्थ सेक्टर में एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया है जिसमें उन्होंने पहले ही साल में 75 लाख रुपए कमा लिए हैं और सरकार उन्हें 12 करोड़ की वैल्यूएशन पर फंडिंग भी देने को तैयार है। और इस स्टार्टअप के जरिए स्टूडेंट डॉक्टरों और मरीजों को ऑनलाइन जोड़ते हैं। जहां ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं, वहां ये स्टार्टअप काफी कारगर साबित हो रहे हैं। आखिर क्या है ये स्टार्टअप, ये जानना छात्रों और छात्राओं से बात की हमारे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव ने। इनके साथ ही अलग अलग स्टार्टअप्स खड़ा करने वाले युवाओं से भी उनकी सफलता के बारे में जाना है। जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। तो हमारा स्टार्टअप ये कहता है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको खुद को यहाँ से कहीं पर पिपलानी या आसपास की जगह पे जाना है तो आप ओला से बुक कर सकते हैं। बट अगर अपना सामान ट्रांसपोर्ट करवाना है आपको हाइपर लोकल में, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको ट्रेडिशनल वे ये है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ पर लोडिंग ऑटो खड़े रहते हैं, वहाँ पर जाकर आपको प्राइसिंग का नेगोशिएट करना पड़ेगा और फिर ड्राइवर को बताना ही पड़ेगा भाई यहाँ से सामान उठाना है, यहाँ से ये ले जाना है। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। उसको हम लोग एफिशिएंट बनाते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके, एक ऐप बना के। हमारा स्टार्टअप बेसिकली स्मॉल स्टार्टअप्स को रिकग्नाइजेशन दिलाने के लिए है और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी जर्नी में हेल्प करने के लिए है कि कैसे अपना एक ब्रांड बिल्ड करें एकदम स्क्रैच स्टेज से। तो बेसिकली हम लोग अपने क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज़ हम लोग कवर करते हैं और सारे अपने उद्यम सेवा रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, आपको अपने एक इनिशियल स्टार्टअप को एक अपना एक नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचाना है, इस पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग SD राय, मैं कलचुरी LNCT ग्रुप इंक्यूबेशन सेंटर
जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में LNCT ग्रुप द्वारा संचालित होता है। उसमें निदेशक हूँ और साथ ही साथ हम लोग मध्य प्रदेश सरकार के MP स्टार्टअप सेंटर से इम्पैनल्ड एक इंक्यूबेशन सेंटर हैं और हम लोग सेल्फ फाइनेंस्ड इंक्यूबेशन सेंटर हैं। और जो आज की डेट में जो स्टार्टअप्स हैं, जो युवा जो नई सोच रखता है, कुछ नया करने की चाह रखता है, तो उन लोगों को हम लोग कहने को तो देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यदि करने की ठान ली जाए तो कोई भी चैलेंज पूरा किया जा सकता है। जिस तरह अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने शुरू से एक ही बात कही है कि रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना चाहिए और तमाम स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा भी दिया है। ऐसे ही एक स्टार्टअप यहाँ पर है, अपेरो मेडिका हेल्थ टेक इसको नाम दिया गया है। ये स्टूडेंट्स ने शुरू किया और इसकी खास बात ये है कि एक साल के भीतर ही इसमें लगभग 75,000 रुपये कमा लिए गए हैं और सरकार ने भी बड़ी फंडिंग इनको की है। जानते हैं उनसे आखिर क्या फंडिंग की है, सरकार से कितनी। पहले तो आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं, क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम किसलर कुमार है और हम लोग का स्टार्टअप अपेरो मेडिका बेसिकली रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है उसको दूर कर रहा है। तो हम लोग हेल्थ केयर को रूरल एरियाज़ में एक्सेसिबल बना रहे हैं। अच्छा, किस तरह से, जैसे रूरल एरिया में वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी बुरी स्थिति देखने को मिलती है, कई जगह डॉक्टर्स नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, तो किस तरह से इसको आप चलाते हैं? इसको हम लोग एक फिजिकल सेंटर खोलते हैं जहाँ पे हमारे डॉक्टर वर्चुअली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं रूरल पीपल से। फिर डॉक्टर्स किस तरह से सलाह देते हैं, जरा पूरा बताएंगे आप किस तरह से काम करते हैं? हमारे यहाँ ऐसा होता है, पहले जो भी इंसान आया उसका अपॉइंटमेंट लगाया जाता है। वो अपॉइंटमेंट का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो भी स्पेशलिस्ट होता है इसका वो आता है, वहाँ पे डॉक्टर बैठ के उन्हें बताता है कि ये आपको मेडिसिन चाहिए, उनका प्रिस्क्रिप्शन फिर हमें लोग फिजिकल पेपर पे फोटोकॉपी की तरह दे देते हैं और उसको जो भी मेडिसिन चाहिए होती है वो भी हम अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, जानकारी के अनुसार 75 लाख रुपए कमाई अभी तक की है, टर्नओवर भी काफ़ी बड़ा है, तो किस तरह से किया, किस तरह से शुरुआत की? सर, शुरुआत में पहले हमने एक गांव से स्टार्ट किया था, वो खुरवई में हमने पहले अपना वो डाला था। उसके बाद जेके हॉस्पिटल की मदद से फिर हमने कई जो गांव में वो लोग कैंप डालते थे वहाँ पर भी अपने सेंटर खोले। LNCT डिस्पेंसरी में भी हमने अपना सेंटर लगाया, जिसकी मदद से हम लोगों ने मतलब रेवेन्यू अर्न किया। क्या संभावनाएं दिख रही हैं आगे इस पूरे काम? अभी सर हम आगे और इसके अंदर और इनोवेशंस लाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम बहुत से रूरल एरिया में जहाँ हम सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी या नेटवर्क ना होने के कारण, तो हम उधर वैन्स भी चलाना चाह रहे हैं। तो हम आगे और इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, बात की जाए अगर सरकार की, तो सरकार स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है युवाओं को। क्या लगता है सरकार का कितना सहयोग आपको मिला? सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जैसे स्टार्टअप को, अर्ली स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की, तो सरकार काफ़ी मदद करती है अर्ली स्टेज में ग्रो करने के लिए और काफ़ी स्कीम्स भी निकालती है सरकार। आपको कितनी मदद मिली सरकार? अभी तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम यही था फंडिंग का, तो अभी गवर्नमेंट के थ्रू ही फंडिंग मिला हमें। इसके अलावा भी तमाम सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो कैंपस है यहाँ पर तमाम सारी कंपनियाँ चलाई जा रही हैं। तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर अपने बिजनेस आइडियाज़ को, अपने सपनों को पंख देते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से कुल्लड़ वाला करके यहाँ पर स्टार्टअप खोला हुआ है, यहाँ पर उसका ऑफिस है। यदि आप बैठ के ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइड इनके द्वारा कराई जा रही है। ये यूथ फॉर सेवा है, ये नवोदित 2024, यानी कि तमाम सारे स्टार्टअप्स आप यहाँ देख सकते हैं। तमाम सारे युवा हैं यहाँ पर बैठते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार और युवा तालमेल मिलाकर काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऊंचाइयाँ छूना कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़ भोपाल। खरगोन में लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से रेलवे लाइन की मांग तेज हो गई है। निमाड़ में ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन समिति ने रेल लाइन की मांग को लेकर आज से भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। समिति के अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। समिति के लोगों का कहना है कि रेल के नाम पर कई चुनाव जीते गए, लेकिन रेल लाने में जनप्रतिनिधिगण नाकाम रहे। अब हम रेल की स्वीकृति होने तक क्रमिक भूख हड़ताल करना और धरना प्रदर्शन अपना जारी रखें।
भिंड में भारी मात्रा में गांजे के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी हो गई है, जहां पकड़े गए तस्करों के पास से 22 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया गया है। एसपी डॉक्टर आसित यादव ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। आरोपियों पर पहले से ही कई मामलों में धाराएं दर्ज हैं। थाना प्रभारी एंडोरी और जो एसडीओपी महगांव है, उनके द्वारा एक जॉइंट रूप से ऑपरेशन किया गया है। उसमें पुलिस की टीम को सफलता मिली है। करीब 76 किलो 742 ग्राम गांजा है, वो पकड़ा गया है। सूचना इस प्रकार मिली थी कि एक बारेड भोनपुरा रोड है, वहाँ पे एक स्विफ्ट डिज़ायर खड़ी है, तो उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे हैं। तो जैसे ही पुलिस उनके आसपास घेराबंदी करने की कोशिश करी तो 3 लोग निकल के भागे। तो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया। गाड़ी की जब चेकिंग करी तो उसमें करीब 14 पैकेट निकले, जिसको बाद में चेक करने पे गांजा जैसा पदार्थ था। उसमें टोटल जो है उसकी वैल्यू है अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में उसका करीब 22 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। जो ये आरोपी हैं, ये तीनों जो आरोपी हैं मुरैना जिले के हैं। खबर श्योपुर से है, जहां आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई है और इसी दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। घायल को ग्वालियर के अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। आरोपी भारत यादव और सुरेंद्र यादव सहित 5 लोग फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की तलाशी में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। पूरा मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के मड़ा गांव का बताया जा रहा है। खबर ग्वालियर से है, जहां देर रात 2 शराबियों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। एक शराबी ने छत से पत्थर फेंके तो दूसरे शराबी ने तलवार लहरा दी। पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं डायल 112 ने मौके पर आकर शराबियों को काबू में कर लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर यह है कि दोनों ही पड़ोसी शराब के नशे में आए दिन हंगामा करते हैं। पूरा मामला ग्वालियर थाना क्षेत्र के किला गेट स्थित गोल अप्पाड़ा मंदिर के पास का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अवैध व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच प्रदेश के रायसेन में खनिज विभाग का काम स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल करते नजर आ गए। उन्होंने देर रात अवैध रूप से रेत का परिवहन कर ले जा रहे 4 डंपर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। दरअसल देर रात शादी समारोह में शामिल होकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें डंपर से रेत फैलाते हुए दिखी, जिसके बाद उन्होंने उसे रोका और पूछताछ की, जिसमें ड्राइवर रेत की रॉयल्टी नहीं दिखा पाया, जिससे सामने आया कि आरोपी द्वारा रेत को अवैध रूप से लेकर जाया जा रहा है। राज्य मंत्री ने देर रात 2 बजे ही सभी वाहनों को बरेली थाने में खड़ा करवा दिया। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए TV27।